Hello friends, welcome back to our new lecture that is part 2 of chapter 5 the governance system. So दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं मैं बता दूं रोज शाम को 7:15 बजे शुभ मुहूर्त पे आपको मेरी न्यू वीडियो मिलती है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करें, मेरा आपका संपर्क बना रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कल आपको छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 10 पे, आपका होमवर्क क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर कौन सा नहीं था इनमें से? तो बड़ा ऑब्वियस आंसर था प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बी। कारण क्योंकि मैंने बताया था कि अमेरिका और इंडिया जो मेन डिफरेंस अगर एग्जांपल देखें कंट्री की तो वहां पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चलती है, हमारे यहां पे नहीं। बाकी तीन फीचर्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वो हमारी है, सी इंडिपेंडेंस और जुडिशरी, हमारी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेटिव से दोनों से अलग है। फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल हमारी है कि पावर्स हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यूनियन और सेंटर में और स्टेट्स में, सॉरी। तो ये आंसर बी एंड ये आपकी एक्सप्लेनेशन। यस, द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपके सामने, और ये सारी एक्सप्लेनेशन जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि इनमें से कौन सा नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से प्रिंसिपल है जिसको हाईलाइट करता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की? फर्स्ट है ऑप्शन ए, एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल। कि एक ऐसा अरेंजमेंट कि मतलब कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की यहां बात हो रही है, चाहे वो एन अरेंजमेंट की बात करूं, ऑप्शन बी में मैकेनिज्म की बात करूं, तो आपको समझना आसान रहेगा। एक ऐसा अरेंजमेंट जो मिनिमाइज करता है, कम करता है क्रिटिसिज्म को, आलोचना को, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की आलोचना को कम करता है जिस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत उलझी हुई हैं, और उस गवर्नमेंट के लिए सबको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। क्या ये आंसर है? ऑप्शन बी, अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। यहाँ एक ये ऐसा मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को, जो भी उसकी कार्य हैं, जो उनकी कार्य प्रणाली है, उस सारी एक्टिविटीज को स्पीड अप करता है, तेज करता है, क्योंकि उस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। या सी, अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर एंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। यानी कि ऐसा मैकेनिज्म है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो एंश्योर करता है, ये निश्चित करता है, सुनिश्चित कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गवर्नमेंट की लोगों के प्रति, मतलब सामूहिक जिम्मेवारी। या ऑप्शन डी, अ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कि यह एक ऐसी डिवाइस है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसके हाथों को मजबूत करता है, उसके हैंड्स को स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि उनका होल्ड, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट का होल्ड लोगों पर से कम होता जा रहा है। सो व्हाट इज द आंसर? एंड योर आंसर इज सी, जो हमने देखा कि एक ऐसा मैकेनिज्म है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो इंश्योर करता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो लोगों के प्रति, गवर्नमेंट की। जैसा मैंने बताया था कि मेन फीचर है हमारी पार्लियामेंट का कि पीएम और उनकी काउंसिल वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोगों के प्रति, लोकसभा के द्वारा, आप समझ लीजिए। तो अगर पीएम ने इस्तीफा दिया तो पूरी की पूरी काउंसिल को इस्तीफा देना पड़ेगा। यह आईएएस प्री 2017 का क्वेश्चन था। तो एक्सप्लेनेशन के साथ कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। आई होप कि ये क्लियर होगा कि बाकी तीन ऑप्शंस क्यों नहीं हैं। उसके बाद देखिए आगे, ये सारी एक्सप्लेनेशन जो दी हैं कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। पॉपुलर हाउस मतलब लोअर हाउस, लोकसभा, उसके प्रति जवाबदेही, जिम्मेवारी होती है इनकी। एंड रिमेन्स इन पावर टिल इट हैज मेजोरिटी इन दैट हाउस। जब तक उस हाउस में इनको बहुमत मिला रहेगा तब तक ये पावर में रहेंगे, मेजोरिटी में जब तक ये हैं। दस कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ मैकेनिज्म, इसलिए एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की लोगों के प्रति हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन विच रिपोर्ट द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन मतलब सेकंड एआरसी शॉर्ट फॉर्म, उसमें कौन सी बाधाएं, कौन सी मुश्किलें थी जो गुड गवर्नेंस की इंडिया में के आइडेंटिफाई की गई, कि अच्छी गवर्नेंस के लिए क्या बाधाएं हैं जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने आइडेंटिफाई की, पहचानी। ए, एथिक्स इन द गवर्नेंस, की जो एथिक्स हैं, एथिक्स मतलब आपकी वैल्यूज, आपकी जो अंदर की अच्छी वैल्यूज हैं उसको मैं आप कहेंगे एथिक्स। बी, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, द हार्ट ऑफ द गवर्नेंस। सिटीजन सेंट्रिक मतलब नागरिक को केंद्र में रख के सारा प्रशासन चल रहा है,
द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, कि गवर्नेंस का ये हार्ट है। सी प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, जो ई गवर्नेंस है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। आज के टाइम पे आप देखेंगे गवर्नमेंट की एक बड़ी फेमस ऐप है, जो स्टूडेंट्स ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके ज़रूर डाउनलोड करें, MyGov, माई गवर्नमेंट। उसमें बहुत सारे कंपटीशंस मिलते हैं आपको, कि कहीं पे ऐसे राइटिंग, कहीं पे कोई टैग लाइन बनानी है आपको, कोई गवर्नमेंट की, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी कोई टैग लाइन है, उसका कंपटीशन है, फर्स्ट प्राइज 50,000। एक तो आप गवर्नमेंट की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं उससे अपडेट रहेंगे, आप गवर्नेंस में जो ई गवर्नेंस के द्वारा अपनी भागीदारी दे पाएंगे। आपको रियल में आप एक IAS बन के जो आप करना चाह रहे हैं, तो आपकी इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी वैसे ही निखर के आएगी, क्योंकि आप रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सी प्रमोटिंग ई गवर्नेंस क्लियर हुआ। डी लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस जो जैसे कि रूरल जो एरियाज़ हैं, ग्राम पंचायत हैं, जो जैसे सारा कुछ मैनेज करती हैं, उसको लोकल गवर्नेंस कहा जाता है। तो इसकी झारखंड PCS 2016 का क्वेश्चन, आंसर इज बी। इसके बारे में मैं पहले बता दूं आपको, और मैंने आपके लिए एक ये स्क्रीनशॉट लेके रखा है। यस, ये देखिए, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC, दैट वाज द इंडियन गवर्नमेंट बॉडी, ये भारत की गवर्नमेंट बॉडी है, जो 2005 में स्टैब्लिश हुई अंडर द चेयरमैन ऑफ वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली इसके चेयरमैन थे, जिसका मेन टास्क क्या था, रिवैम्पिंग इंडियाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रिवैम्प करना मतलब पॉजिटिवली मॉडिफाई करना, बेहतरी के लिए। फॉर द ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, कि एफिशिएंसी जो पब्लिक सर्वेंट्स की है वो बेहतर हो, काम करने की कम टाइम में ज़्यादा बेहतर काम कर पाएं। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हो, कि कब आपने कंप्लेंट दी, कब वो प्रॉपर्ली रिसीव हुई, कब उस पर एक्शन हुआ। एग्जांपल दे रहा हूं एक ट्रांसपेरेंसी की। रिस्पॉन्सिवनेस, कि आपने कंप्लेंट सबमिट की और वो पता लगी ड्रॉर में चली गई, कभी उसका कोई आंसर आया ही नहीं। टाइमली एक टाइम बाउंड एक्टिविटी में उसका आंसर मिले, ये तीनों चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए, ये 2006 से लेकर 9 में ऑपरेट हुई, 15 इसने रिपोर्ट दी, जिसके ऊपर मेन काम क्या था, ऑन द गवर्नेंस एथिक्स। ई गवर्नेंस, जैसे इतनी सारी ऐप्स आपके पास अवेलेबल हैं, कोई कंप्लेंट करने की ऐप है तो आप उसमें पार्टिसिपेशन कर पा रहे हैं। कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ऐप है कि यहाँ पे खड्डे हैं, रोड खराब है, तो आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, तो आप ई गवर्नेंस में ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड मोर, प्रोवाइडिंग क्रूशियल ब्लूप्रिंट फॉर द पॉलिसी एंड सिविल सर्विस रिफॉर्म इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक ब्लूप्रिंट दिया सारी पॉलिसी एंड सर्विस, सिविल सर्विसेज के लिए, कि उसका कैसे रिफॉर्म किया जाए बेहतरी के लिए। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर कि 15 डिटेल रिपोर्ट है, कि ये याद रखेंगे कौन से 4 फैक्टर्स हैं, ई गवर्नेंस है, क्राइसिस मैनेजमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, कि इन सब के लिए ब्लूप्रिंट दिया, कैसे सुधार किया जाए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, वापस हमारे क्वेश्चन पे। तो ये थी जो 15 रिपोर्ट थी, उसमें से रिपोर्ट नंबर 12। अब आपको ज़्यादा रेलिवेंसी पता लगेगी कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, द हार्ट ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड। ये आइडेंटिफाई किया गया था। इसने ये भी डिस्क्राइब किया कि प्री कंडीशंस क्या हों गुड गवर्नेंस की। प्री कंडीशंस मतलब ये तो मिनिमम है, ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें हैं साइमल्टेनियसली गवर्नेंस के चलते चलते उसको इंप्रूव किया जा सकता है, बट कुछ हैं कि वो प्री कंडीशंस हैं, वो मिनिमम चाहिए स्टार्ट करने के लिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, वीडियोस थोड़ी 2 से 3 मिनट लंबी मैं बना रहा हूं अब से, ताकि मैं आपको एक एक ऑप्शन को और बेहतरी से एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप कि ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि सर नहीं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ लग रहा है ये काम की चीज़ है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपनी सजेशन दें। क्वेश्चन नंबर 13, देयर इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया के अंदर, कारण ए लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, कि लोकसभा जो है लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट की जाती है। बी, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधित कर सकती है, अमेंड कर सकती है। सी, राज्यसभा कांट बी डिसॉल्व, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। डी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। आपको नीचे आंसर दिख गया है डी, इट्स ओके। IAS का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सारे फीचर आपको लग रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हैं। लोकसभा के जो चुनाव तो ऐसे ही होते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं, पार्लियामेंट भी अमेंड कर सकती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे देखिए डेमोक्रेसी, अगर मैं बात करूं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक सरकार है, वो एक बड़ा फीचर हो गया। मैं एक बड़े, जैसे एक घर की बात करूं, अगर एक घर की बात करूं, उसमें से एक रूम,
एक बेडरूम, एक लॉबी, उसके छोटे फीचर्स हैं। सिमिलरली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बड़ा फीचर हुआ कि लोकतांत्रिक देश। अब उसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है। मान लीजिए अमेरिका है, क्या वो डेमोक्रेटिक नहीं है? क्या वहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप चल रही है? बिल्कुल नहीं है, डेमोक्रेसी है भाई, वहाँ पे भी वोट डालते हैं लोग, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। तो इसलिए इसका सही आंसर डी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इसका मेन फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, ये कारण है। आई होप आई एम क्लियर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसमें सारे मेंबर्स जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर टेकन फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड अकाउंटेबल फॉर द सेम। ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि सारे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से कानून के द्वारा ही लिए जा रहे हैं और अकाउंटेबल भी कानून के प्रति ही हैं। तो एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव कौन हुए? जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिन्होंने पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना है, कोई बिल को वहां पे रखना है कानून के मुताबिक, उसको पास करवाना है, तो वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसे, इसलिए उनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दैट इज हाउस ऑफ पीपल। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, मेन एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? ए, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग अलग काम करते हैं इंडिपेंडेंटली। बी, इट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट, ये पॉलिसी की कॉन्टिन्यूटी की बात करता है कि कोई पॉलिसी बनी तो आगे आने वाली सरकार में भी आसानी से वही चलती रहेगी और ये ज़्यादा एफिशिएंट है। सी, एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो मुझे लग रहा है आपको आंसर क्लियर हो गया होगा जिस हिसाब से मैंने आपको डिटेल में 13 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। डी, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कांट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता इलेक्शन के बिना। तो क्या इसका आंसर है? आईएएस प्री 2017 का क्वेश्चन, आंसर इज सी। आप सोचें अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए और वो कॉन्सेप्ट रिपीट होता जाए, थोड़ी सी उसकी रिवीजन हो, सो कितनी क्लैरिटी से, कितनी आसानी से आप उसको समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब तो ये चीज़ रट गई होगी आपको कि भाई एग्जीक्यूटिव, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो संविधान के प्रति जिम्मेवार है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं लेनी पड़ेगी पूरी अपने एक्शंस की। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है कि भाई जो एक्शन करोगे अगर वो संविधान के मुताबिक नहीं है तो आपको उसके रिपरकशन, उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। इन अ सच ए गवर्नमेंट सिस्टम द एग्जीक्यूटिव डिराइव्स इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम द लेजिस्लेचर, जो उसको वैधता मिलती है पावर की, वो कहां से मिलती है? वो लेजिस्लेचर से, कानून से। इसलिए आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर और इज इंप्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? इंडिया के संदर्भ में कौन से प्रिंसिपल्स हैं नीचे जो इंस्टीट्यूशनली, ठीक है, वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में लागू होते हैं? वन, मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए मेंबर ऑफ कैबिनेट मैंने बता रखा है आपको कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो भी हैं, पोर्टफोलियोज, फॉरेन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ये सारे के सारे कैबिनेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, कैबिनेट का। तो क्या वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। तो पहली ऑप्शन क्लियर हो गई, सही है। सेकेंड, मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स तब तक सीट पे रहते हैं जब तक उन्हें कॉन्फिडेंस रहे पार्लियामेंट में। कॉन्फिडेंस मतलब उनको खुद का आत्मविश्वास नहीं, उनको सपोर्ट रहे, उनको बहुमत मिला रहे। थर्ड, द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट मैंने बताया था कौन है? द प्रेसिडेंट। तो क्या कैबिनेट को हेड प्रेसिडेंट करते हैं? ऑब्वियसली नॉट, प्राइम मिनिस्टर। तो आपको आंसर वैसे ही क्लियर होगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस है, उनको बहुमत मिला है, वो सीट पे रहते हैं। मेंबर कैबिनेट के मेंबर पार्लियामेंट हैं, बिल्कुल हैं। तो ऑप्शन चाहिए भाई? नहीं चाहिए। और ये देखिए आईएएस प्री 2013, ऑप्शन 1 और 2 इज द आंसर। 3 है, 2 और 3 है, ऑल ऑफ दीज। लेट्स सी, इज दिस द आंसर? यस, इट इज द आंसर, ऑप्शन ए। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द यूनियन ऑफ द मिनिस्टर्स एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं। काउंसिल मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल रहती है लोकसभा के लिए, और कोई भी मिनिस्टर हु इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर द 6 consecutive months
shall at the expiration of the period cease to be minister according to article 75 clause 5। तो देखिए कोई भी मिनिस्टर, ऊपर वाली चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये एक चीज और बता दूं कि अगर आपको कोई भी मिनिस्टर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी हाउस है उसमें तब तक रहेगा 6 महीने के लिए कंसेक्यूटिव, लगातार 6 महीने पद पे रह सकता है मिनिस्टर बना हुआ। जब 6 महीने पूरे हो गए, एक्सपायर हो गए, तो उसकी मिनिस्ट्री की सीट खत्म हो जाएगी, वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ये आर्टिकल 75(5)। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75(3) आगे है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। ये जो हम बार बार पढ़ रहे हैं इसको याद रख लीजिए, 75(3), ठीक है। 3 कि काउंसिल मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, 5 कि वो मिनिस्टर तभी बना रहेगा कि अगर उसका मेंबर बने, मेंबर बनना जरूरी है। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी हाउस के मेंबर नहीं है तो क्या भी फिर भी आप मिनिस्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट एज द कैबिनेट इज हेडेड बाय द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। जैसा मैंने बताया कि प्रेसिडेंट नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर दोस्तों कोई भी आपके डाउट्स हैं, कुछ आपको लग रहा है कि सर आपने कुछ गलत बताया या हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन डालें, मैं ज़रूर उनके आंसर दूंगा आपको, आपकी पूरी क्लैरिटी आपको मिलेगी, जिस पर्पज़ से आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट जुडिशरी कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। क्या ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम में जुडिशरी कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को? क्या आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी आईएएस पीसीएस को या मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बी, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से जुडिशरी। क्या आईएएस पीसीएस जाके जज साहब को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को या मिनिस्टर्स उनको कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इतना तो आप वैसे खुद समझ जाएंगे जब इसको डेफिनेशन को सही से समझेंगे। सी, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स द लेजिस्लेचर। क्या भाई एग्जीक्यूटिव जो हैं, मिनिस्टर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, क्या वो लेजिस्लेचर, कानून को कंट्रोल करते हैं, पार्लियामेंट को? क्योंकि पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग, आप लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। डी, लेजिस्लेचर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल पार्लियामेंट ही है, लेजिस्लेचर आपका कानून है जो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। तो आंसर इज डी। यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 17। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। कौन सी है? थोड़ी बहुत ही स्टेटमेंट को, कुछ वर्ड्स को इधर उधर कर रहे हैं, मीनिंग वही है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है बार बार। आगे चलते हैं। ए, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है गवर्नमेंट में? ऐसा होता है? कभी नहीं होता। जरूरी नहीं कि भाई बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जितनी भी पार्टीज हैं छोटी बड़ी, सबकी सबको रिप्रेजेंटेशन मिले गवर्नमेंट में, ऐसा तो नहीं है। सो बी, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। गवर्नमेंट पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और पार्लियामेंट उसे हटा भी सकती है। बिल्कुल, लोकसभा को भंग कर सकती है। अगर उसको कॉन्फिडेंस, बहुमत ना मिले तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो सी, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। गवर्नमेंट लोगों द्वारा चुनी तो जाती है वोट डाल के, बट लोग उनको रिमूव नहीं करते। लोग उनको चुन लेते हैं, फिर पार्लियामेंट के प्रोसेस के द्वारा उनको रिमूव किया जाता है। तो सी आंसर इसलिए नहीं होगा। डी, द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट पार्लियामेंट के द्वारा चूज की जाती है, बट कैन नॉट बी रिमूव्ड इट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स टर्म। जो उनका एक फिक्स कार्यकाल है, जब तक वो पूरा नहीं होगा तो पार्लियामेंट चुन तो लेती है बट हटा नहीं सकती। क्या ऐसा है? नहीं है। कितनी सारी बार ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बारे में फिर आगे कंसर्न चैप्टर पे जाके बात करेंगे। आईएएस प्री 2020, आंसर इज बी। आप बताइए, अगर सिर्फ आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें, जल्दबाजी ना करें, तो आप आईएएस के क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। आगे चलिए फ्रेंड्स, अभी एक्सप्लेनेशन सारी दी है, ये ऑलरेडी आपको सारा कुछ पता है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक बार पढ़ सकते हैं आप, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल। हमने ब्रिटिश मॉडल के आधार पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, ठीक है। बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल? हमारा मॉडल यूके वालों से कैसे डिफरेंट है? एंड ये ऑप्शन है आपके पास। एज रिगार्ड लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम। अगर लेजिस्लेशन की बात करें, कानून की, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहां पे सोवरेन है, टॉप है कोई भी कानून बनाने के लिए। बट इन इंडिया पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। वो सीमित है भाई, बिल्कुल सीमित है संविधान के द्वारा, क्योंकि
कोर्ट भी है ऊपर, वो बेसिक डॉक्ट्राइन जो मैंने बताया, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है, सिद्धांत है कि बेसिक स्ट्रक्चर से आप बाहर कोई भी कानून बनाएंगे, जुडिशियल रिव्यू में जाएगा और उसको नल एंड वॉइड रद्द कर दिया जाएगा। तो पावर लिमिटेड है। यूके में ऐसा नहीं है, वो सारी की सारी पावर उनके पास हैं, वो कोई भी कानून बना सकते हैं, कोई भी रद्द कर सकती है, सिर्फ पार्लियामेंट। तो पहली ऑप्शन सही हो गई। इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट, जो इंडिया में जो भी मैटर्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, संवैधानिकता है किसी भी अमेंडमेंट की ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संवैधानिकता चेक करने के लिए कि इसकी वैलिडिटी भी है इस अमेंडमेंट की जो पार्लियामेंट ने कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर सकती है कि भाई इनका चेक करो जी, कानून के हिसाब से बनाया है इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कि कहीं आपस में रल मिल के सब कुछ भी पास कर दिया। तो बिल्कुल सही है, ऐसा है इंडिया के अंदर। ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 and 2। IAS प्री 2021। आज भाई साहब मैक्सिमम क्वेश्चंस आप IAS प्री के सॉल्व कर रहे हो और कितनी आसानी से। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज अ प्रिंसिपल ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल है। इट मेक्स पार्लियामेंट सुप्रीम लीगल अथॉरिटी यूके के अंदर, जो कोई भी लॉ क्रिएट कर सकती है और एंड कर सकती है। उसके बाद जनरली कोर्ट्स कैंट ओवररूल इट्स लेजिस्लेशन, वहां पे कोर्ट्स जनरली नहीं कर सकती, एक्सेप्शन केस को छोड़ के। पार्लियामेंट कैन पास लॉज दैट फ्यूचर पार्लियामेंट्स कैन नॉट चेंज। नो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, ऐसा कोई पार्लियामेंट नहीं है कि वो ऐसा लॉ बना दे कि आने वाली पार्लियामेंट जो पार्टी होगी वो उसको चेंज ना कर पाए। पावर है भाई उनके पास, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 2 थी, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है वेयर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सीमित है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी उनके पास पावर है कोई एक्ट बनाने की। इन केस ऑफ इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज मोल्डेड द जुडिशरी टू अ सर्टन एक्सटेंट, तो कुछ सर्टन एक्सटेंट तक उसको सीमित करके रखा है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। प्रिंसिपल, जो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है, हैज स्टूड एज अ पिलर फॉर द इंडियन जुडिशरी, वो एक स्तंभ का काम कर रहा है, क्योंकि जब कुछ आ गया है तो बेसिक स्ट्रक्चर को आगे ले आएंगे कि भैया बेसिक पिलर है, इसको नहीं हिला सकते पूरी नींव को, आप बेसिक स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो पार्लियामेंट सीमित रह जाती है। इट गिव्स द पावर टू द जुडिशरी टू कर्ब एनी एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इफ फाउंड कॉन्ट्रैक्टरी। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव जिन्होंने कुछ भी ऐसा एक्शन किया है जो कॉन्ट्रैक्टरी है संविधान के मुताबिक, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। प्रोविजन है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143, याद कर लें, अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। 143 आई लव यू मीन्स आई लव कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बोल रहा हूं, अपने व्यूअर्स को भी बोल रहा हूं। सो फ्रेंड्स, 143 द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैज बीन प्रोवाइडेड, ये प्रोविजन दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक हो सकता है। और 143 आर्टिकल के अंदर एंड आर्टिकल 145(3), तो ये चीफ जस्टिस है इंडिया के, हु इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज्ड, उनके पास संविधान ने पावर दी है उन्हें कि वो एक कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को और केसेस उनको रेफर कर सकते हैं। A constitutional bench consists of at least 5 or more judges of a court, which is set up to decide substantial questions of the law. कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में एटलीस्ट 5 या उससे ज़्यादा जज होंगे, विच इज सेटअप, वो इस प्रकार से सेटअप किए गए हैं इस पर्पज से कि सब्सटेंशियल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉ के इस रिगार्डिंग या उनकी इंटरप्रिटेशन किसी भी केस की वो की जा सके। तो इसलिए ऑप्शन 2 क्लियर है। बहुत डिटेल के साथ मैंने बोला था 3 से 4 मिनट वीडियो, तो अप्रॉक्सीमेटली 23-24 मिनट, वही 3 से 4 मिनट है, बट कितने सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको पानी की तरह क्लियर हो गए हैं। आर्टिकल 143, 145(3), 75(3) किया, 75(5) किया हमने, तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे एडिशनली मिल जाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इन अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जब भी याद करो आप, तो आप यूएसए को याद कर लिया करो, वहां सारी पावर किसके पास है? फिलहाल ट्रंप के पास, पहले बराक ओबामा के पास, मतलब प्रेसिडेंट। सो ए इज द आंसर। ऑप्शंस आपके सामने बाकी हैं। यूपी पीसीएस प्री 2005 का क्वेश्चन था ये। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। द कार्डिनल फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। कार्डिनल फीचर्स क्या हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम जो इंडिया में है? कि इट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लोकतांत्रिक रिपब्लिक, जैसा मैंने बताया था। कि मीनिंग क्या है इसका? हेरिडेटरी जो पोस्ट है हमारी, वो हेरिडेटरी नहीं है, हेरिडेटरी पोस्ट नहीं, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, टॉप मोस्ट पोस्ट है, वो हेरिडेटरी नहीं है। सेकंड, इट हैज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही है। वैसे ही आपको पता होगा, चाहे आंसर दिख भी जाए ना भी दिखे फिर भी पता होगा। या सुप्रीम पावर वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया, सुप्रीम पावर भारत के लोगों के पास है। फोर्थ, इट प्रोवाइड्स फॉर ए यूनिफाइड अथॉरिटी, यूनिफाइड की सारी सेंटर में खींच के एक जगह पे पावर है, क्या ऐसा है?
ऑप्शंस आपके सामने 1 and 2, 1 2 3, C 2 3 4, D ऑल 4। सो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का सेशन और मुझे बताएं आपकी फीडबैक क्या है इसके बारे में, हाउ यू आर फीलिंग कि अगर थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, कि आपको रेलिवेंट कंटेंट लगा, तो दोस्तों प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ, थोड़ा सपोर्ट करें। बहुत डिसिप्लिन के साथ आपको रेलिवेंट कंटेंट डेली प्रोवाइड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।